नमस्कार दोस्तों। आज हम साइंस टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम पिछले एक वर्ष में जितने भी मुद्दे चर्चा में रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन, क्योंकि पिछले कुछ समय से प्रीलिम्स में साइंस टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस का रेशियो जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन इसके डिफिकल्टी का लेवल कुछ ज्यादा नहीं होता है। अगर हम थोड़ा सा कंसेप्ट पे फोकस कर लें तो आसानी से सही हो सकते हैं। तो इसी क्रम में जो सबसे पहले जो हम सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं वो बायोटेक्नोलॉजी का है। तो उसमें भी जो सबसे पहला इशू है वो है DMH11। जीएम मस्टर्ड है, जो इसकी वैरायटी नई तैयार की गई है आनुवंशिक अभियांत्रिकी का उपयोग करके, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके। उसका नाम है DMH11 धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। तो ये एक हाइब्रिड किस्म है जिसे दो वैरायटी वरुणा और अर्ली हीरा को यूज करके बनाया गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बनाने के लिए या हाइब्रिड किस्म बनाने के लिए ही हमें जीई का यूज करना पड़ रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करना पड़ रहा है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो हम वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि सरसों का जो पौधा होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन करता है, अर्थात उसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता, स्वपरागन होता है। उसका रीजन क्या है कि एक ही पौधे पर मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं, अर्थात नर और मादा जननांग एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। तो दो पौधों के बीच क्रॉस कराना मुश्किल हो जाता है। तो इसी क्रॉस को संभव बनाने के लिए ही जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया और इन्हें आनुवंशिक रूप से संशोधित किया गया। अब आनुवंशिक रूप से संशोधन का क्या अर्थ है, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन का क्या अर्थ है, अर्थात जो सरसों की किस्में हैं इनमें किसी अन्य जीन को प्रविष्ट कराया गया, समाहित कराया गया, जिससे कि ये हाइब्रिड बन सके। तो इसको हम वन बाय वन देखते हैं। देखो कैसे होगा ये। अगर हम इसको ये देखें कि इसमें कैसे इसको यूज किया गया है, तो सबसे पहला जो मुद्दा आता है कि कौन सी दो किस्मों को यूज किया गया है। देखो इसमें दो यूज की गई है किस्में, एक तो है वरुण और दूसरी है अर्ली हीरा, अर्ली हीरा 2। ये दो किस्मों का यूज किया गया है। तो हुआ क्या, देखो ये जो वरुण है और ये आपका अर्ली हीरा है, ये सेल्फ पॉलिनेटेड है, अर्थात इनमें मेल भी है और फीमेल भी है। ये मेल भी है पौधा और फीमेल भी है, तो इन दोनों के बीच में क्रॉस नहीं हो सकता। अब इस क्रॉस को संभव बनाने के लिए एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बेसिलस अमाइलोलिक्विफेसियंस। बेसिलस अमाइलोलिक्विफेसियंस एक बैक्टीरिया है। उस बैक्टीरिया से दो जीनों को निकाला गया, उसका नाम है बार्नेज और दूसरा है बारस्टार। इन दो जीनों को उस बैक्टीरिया से लिया गया और सरसों की इन क्वालिटीज में, इन वैरायटी में डाल दिया गया। तो जो वरुण है इसके अंदर जो डाला गया वो है बार्नेज, और जबकि अर्ली हीरा जो ईस्ट यूरोपियन वैरायटी है इसमें डाला गया बार स्टार। तो अब इससे क्या हुआ, अब देखो इससे क्या हुआ कि जो बार्नेज जीन है वो मेल को ऑफ कर देता है, अर्थात नर बंध्यता को लाता है, मेल स्टेरिलिटी को लाता है, अर्थात इसमें इस मेल को ये ऑफ कर देगा। तो अगर इस मेल को ऑफ कर दिया इट मींस ये एक फीमेल पौधा बन गया या मादा पौधा बन गया, अर्थात बार्नेज ने मेल को ऑफ कर दिया, अर्थात मेल को बंध्य बना दिया, स्टेरलाइज बना दिया। तो लेकिन अब ये पौधा किस तरह काम करेगा, ये फीमेल की तरह काम करना लगेगा। अब इसका इससे क्रॉस संभव हो सकता है, अर्थात अब ये फीमेल है और ये मेल की तरह काम करेगा और इन दोनों में क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा, पर परागन हो जाएगा। लेकिन ये जो बारस्टार का अब क्या काम है, देखो बारस्टार क्या करता है, ये बार्नेज का जो काम है उसको उलट देता है, एक तरह से इसको निष्क्रिय करता है बार्नेज के प्रभाव को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेल को पुनः ऑन कर देता है। बारस्टार का काम है कि ये बार्नेज के प्रभाव को समाप्त कर देगा। इट मींस अगर इसने ऑल ऑफ किया है, अर्थात इसमें नर बंध्यता पैदा की है, तो ये नर बंध्यता को समाप्त कर देगा। तो अब जब इन दोनों का क्रॉस कराया गया तो उस बार्नेज की वजह से इन दोनों में क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। अब इससे जो आपकी वैरायटी बनती है वो बनी आपकी कौन सी, DMH11। इन दोनों से आपकी बनी DMH11। अब इसमें देखो क्या है, बार्नेज भी है और बार स्टार भी है। तो अब ये बार्नेज था, इसने तो क्या किया था, मेल स्टरलिटी पैदा कर दी थी, नर बंध्यता, लेकिन ये उसको पुनः रिस्टोर कर देगा बार स्टार, अर्थात ये बार्नेज के प्रभाव को खत्म कर देगा और पुनः से जो पौधा था उसमें मेल और फीमेल दोबारा हो जाएंगे, अर्थात इसमें स्वपरागण उत्पन्न हो जाएगा।
अर्थात अब फिर इससे ये जो जैसे ये पौधे थे उसी तरह का ये DMH11 वैरायटी बन जाएगी, अर्थात इसमें भी अब सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगा। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम देखो, इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है बार्नेज बार स्टार सिस्टम। तो बार्नेज इसमें मेल स्टेरिलिटी को उत्पन्न करता है और बार स्टार जो है वो उसको समाप्त कर देता है। तो जब इन दोनों का क्रॉस किया और ये जो DMH11 इनके हाइब्रिड क्वालिटी बनी, इसमें ये दोनों थे और इसने बार स्टार ने बार्नेज के प्रभाव को समाप्त कर दिया और पौधा पुनः वापस क्या हो गया, जैसा था वैसे का वैसा ही हो गया, स्वपरागन वाला, जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो इस पूरे प्रोसेस से हमने क्या किया, एक हाइब्रिड वैरायटी को डेवलप कर लिया और इसका नाम है DMH11। अब इस वैरायटी की विशेषता क्या, देखो ये वैरायटी जो आपकी थी वरुण, वरुण की उत्पादकता बहुत ज्यादा है। तो वरुण एक हाई प्रोडक्टिविटी वाली एक वैरायटी है और अर्ली हीरा जो है ये बहुत तेजी से बढ़ती है, इसका वर्धन काल छोटा मतलब तेजी से बढ़ जाती है और इसका बायोमास भी ज्यादा होता है, अर्थात जैव भार इसमें ज्यादा होता है। तो इन दोनों को जब वैरायटी को हम क्रॉस कराएंगे तो DMH11 में इन दोनों की विशेषताएं होंगी। तो एक तो इसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, दूसरा क्या होता है कि ये अडेप्टेशन भी बहुत जल्दी करता है, जैसे कीटों के से लड़ने की इसकी क्षमता बढ़ जाती है इन दोनों की तुलना में। तो ये अडेप्टेशन में अनुकूलन में सहायता करती है। इसकी प्रोडक्टिविटी 28 से लेकर 37% तक ज्यादा देखने को मिली है और इससे क्या होगा, भारत का ऑयल का इंपोर्ट कम हो जाएगा, विदेशी मुद्रा की भारत की जो है वो बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा भंडार। इसके अलावा किसानों की आय भी इससे क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये सब इस DMH11 के फायदे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक जीन और भी इसमें इंसर्ट कराया गया जिसका नाम है बार। अब ये बार जीन का क्या काम है, देखो बार जीन जो था वो स्ट्रेप्टोमाइसीज हाइग्रोस्कोपिकस नामक एक बैक्टीरिया से निकाला गया। अब ये देखो ये दो भी एक अलग से थे, ये था अमाइलोलिक्विफेसियन से निकला था, ये जो बार निकाला गया इसे निकाला गया स्ट्रेप्टोमाइसिस हाइग्रोस्कोपिकस से। इस बार जीन को निकाल के भी इन दोनों में डाला गया, तो बार जीन इसमें भी उपस्थित है। तीसरा जीन जो है वो कौन सा है, बार। तो बार जीन क्या काम करता है, देखो बार जीन इस पौधे DMH11 को, जिस वैरायटी है इसको, ग्लूफोसिनेट नाम का एक हर्बिसाइड है, खरपतवारनाशी, अर्थात जो खेत में खरपतवार उगाती है उसको नष्ट करने का काम करता है ग्लूफोसिनेट। तो वो एक हर्बिसाइड है। तो ये बार जीन जो है इसे हर्बिसाइड के प्रति प्रतिरोधी बनाता है, अर्थात DMH11 पर अगर आप ग्लूफोसिनेट छिड़क दोगे तो ये DMH11 पर उसका कोई असर नहीं होगा। अर्थात अगर हम खेत में इस DMH11 वैरायटी को उगाते हैं, तो अगर खरपतवार साथ में उगाई है तो ग्लूफोसिनेट अगर हम छिड़केंगे तो सरसों के पौधे को तो कुछ नहीं होगा, बल्कि आपकी खरपतवार समाप्त हो जाएगी। तो ये इसको हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्रदान करता है, इसको हर्बिसाइड के प्रति प्रतिरोधक बनाता है। तो ये जीन ये वाला कौन है, वो है बार। तो ग्लूफोसिनेट एक तरह का क्या हर्बिसाइड है, तो ये बार जीन ये काम करता है। लेकिन इसी के कारण इसकी आलोचना भी हो रही है कि जब बार जीन किसमें है और ये हर्बिसाइड के प्रति टॉलरेंट है, इस पर हर्बिसाइड का उपयोग नहीं हो पाएगा, मतलब इस पर उसका प्रभाव नहीं होगा, तो किसान इसका ज्यादा यूज करेंगे। और किसान जब ज्यादा यूज करेंगे तो ये जो आपकी सरसों है ये एक तरह का खाद्य प्रोडक्ट है, और अगर खाद्य प्रोडक्ट है तो उसका प्रभाव हमारे फूड प्रोडक्ट पे भी आएगा। तो मानव के स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है ग्लूफोसिनेट या DMH11। लेकिन सरकार के कहा गया है कि इसको हम अनुमति नहीं देंगे कि इस पर हर्बिसाइड का यूज किया जाए, उसके लिए एक अलग कानून आएगा। लेकिन ठीक है, लेकिन इसमें ये प्रतिरोधक क्षमता तो है। तो ये तीन चीजें हैं। दूसरा तीसरा काम जो बार करता है, देखो आपने जो DMH11 वैरायटी बनाई और इसके जो सीड बनेंगे, जो बीज बनेंगे, आपको ये नहीं पता लगेगा कि ये DMH11 से जो बने हैं, जो इसके सीड बने हैं इन दोनों के क्रॉस पॉलिनेशन से, क्या वो हाइब्रिड है या नहीं है। तो हाइब्रिड है या नहीं है इसका पता लगाने के लिए भी इस बार जीन क्या करेगा, उसमें सहायता करेगा। अर्थात बार जीन एक मार्कर जीन है, मार्क करेगा कि ये सीड हाइब्रिड है या नहीं है। कैसे करेगा, देखो अगर आपने क्रॉस पॉलिनेशन कराया और जो बीज बनकर आएंगे उन पर अगर आप ग्लूफोसिनेट छिड़क दोगे, अगर सीड बने और उन पर आपने ग्लूफोसिनेट छिड़क दिया, तो जो हाइब्रिड बीज होंगे, जो DMH11 वैरायटी के सीड होंगे, उनमें बार जीन है। तो बार जीन होने की वजह से उन पर ग्लूफोसिनेट का तो असर नहीं होगा, लेकिन जो साधारण बीज होंगे वो ग्लूफोसिनेट से मर जाएंगे। तो आपने क्या किया, इस बार जीन ने क्या किया, आपको बता दिया कि ये वाले जो बीज हैं वो हाइब्रिड हैं और ये वाले बीज हाइब्रिड नहीं है। क्यों, क्योंकि इस पर ग्लूफोसिनेट का असर नहीं होता।
तो ग्लूफोसिनेट को छिड़काव करके हम बीजों को अलग कर लेते हैं और उसमें ये बार जीन क्या करता है, प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। तो ये 3 सिस्टम है इसमें यूज किए गए हैं। तो इसे बोला जाता है बार्नेज बारस्टार सिस्टम। तो मेन तो ये सिस्टम है, इसमें बार्नेज ने मेल स्टेरिलिटी उत्पन्न की, बारस्टार ने उसको रिस्टोर कर दिया, और बार एंजाइम है जो इसको हर्बिसाइड के प्रति प्रतिरोधी बनाता है। तो अब ये सारा का सारा मुद्दा है, और इसमें अभी हमने देख ही लिया कि इसकी उत्पादकता भी ज्यादा है, ये इसकी अनुकूलन क्षमता भी ज्यादा है, ये भारत के तेल के एडिबल ऑयल के आयात को कम करेगा, विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाएगा, किसानों की आय को बढ़ाएगा, किसानों की प्रोडक्शन और उत्पादकता को बढ़ाएगा। तो ये सब इसके बेनिफिट है। लेकिन इस पर चिंताएं मैंने भी बताया, बार को लेकर बताया जा रहा है, कुछ मधुमक्खियों से संबंधित चिंताएं भी व्यक्त की जा रही हैं कि उनका सब परागन की क्षमता खराब हो जाएगी, उनके उसके आपका हनी निर्माण की क्षमता प्रभावित हो जाएगी। इस तरह की कुछ चिंताएं भी इस पे व्यक्त की जा रही हैं, जो सरकार ने कहा है बड़ी चिंताएं नहीं है, इस सबको कुछ फील्ड ट्रायल में नहीं देखने को मिला है। तो ये सारा का सारा इसमें मुद्दा था। अब हम इसको देख लेते हैं। यहाँ देखो, इसमें देखो ये डीएमएच है, इसको विकसित जो किया है वो सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स ने किया है। सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, ये इसके किया। और इसमें जो योगदान रहा है वो डॉक्टर दीपक कुमार पेंटेल का रहा है। इनके नेतृत्व में इस डीएमएच 11 का विकास किया गया। दूसरा, इसमें बार्नेज बारस्टार सिस्टम का यूज किया गया है, जिसे प्राप्त किया गया है बेसिलस अमाइलोलिक्विफेसियन से। तीसरा जो बार जीन है उसे स्ट्रेप्टोमाइसिस हाइग्रोस्कोपिकस, ये फंगी गलत लिखा गया, ये बैक्टीरिया से प्राप्त किया गया है। इसके अलावा इसमें ये बताया गया है कि ये करता क्या, बार जीन क्या काम करता है। देखो, बार जीन क्या करता है, एक एंजाइम पैदा करता है पौधों में, कि ये ग्लूफोसिनेट के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर रहा था। तो वो क्यों करता है, क्योंकि वो एक विशेष प्रकार के एंजाइम या प्रोटीन को निर्माण को बढ़ावा देता है पौधों में, और उसका नाम है पैट। अर्थात बार जीन के कारण सरसों में ये पैट नाम का एंजाइम या प्रोटीन एक्टिव हो जाता है, या इसका निर्माण होने लगता है। इसका नाम देखो क्या है, फोस्फोएनोथ्राइसिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। तो ये जो पूरा का पूरा जो प्रोटीन है, इसका निर्माण होता है सरसों के पौधे में, और इसके निर्माण की वजह से ग्लूफोसिनेट का इस पर कोई असर नहीं होता। तो ये जो पैट है ये भी आपको याद रखना है, ये एंजाइम इसको ग्लूफोसिनेट के प्रति रेजिस्टेंट बनाता है। दूसरा जो है वो है कि ग्लूफोसिनेट जो है वो इसका नाम जो है वो है ग्लूफोसिनेट अमोनियम, और मार्केट में इसे बास्ता के नाम से बेचा जाता है। तो अब लोग इसे बास्ता के नाम से जानते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। एक चीज और जो इसमें आपको याद रखनी है कि जो मेल स्टेरिलिटी थी, अभी हमने पढ़ा था कि नर बंध्यता, तो नर बंध्यता को लाने के लिए हमने नया सिस्टम बार्नेज बारस्टार यूज किया। लेकिन इससे पहले जो सिस्टम यूज किया जाता था उसका नाम है साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम। क्या नाम है, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम। इस सिस्टम का उपयोग करके मेल को स्टेराइल किया जाता था। लेकिन हुआ क्या कि इसमें से कभी कभी नर बंध्यता टूट भी जाती है, ये सिस्टम पूरी तरह से वर्क नहीं कर पाता है। इसलिए ये नया सिस्टम लाया गया बार्नेज बारस्टार, जो कि 1990 के दशक में बेल्जियम के साइंटिस्ट ने यूज किया था। तो ये बेल्जियम में इसका उपयोग किया गया था, उसी को इन्होंने इंप्रूव किया है और उसका यूज करते हुए इस हाइब्रिड का निर्माण किया है। और तीसरी जो बात इसमें हमें याद रखनी है कि ये क्या करता है, ये इसकी उत्पादकता को जो है बढ़ा दे रहा है और इसकी हर्बिसाइड रेजिस्टेंस की क्षमता दे रहा है। बस ये जरूर याद रखना है कि इसको जब जारी किया जाएगा तो इसे हर्बिटेंस टॉलरेंट के रूप में जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि हर्बिसाइड टॉलरेंट के रूप में अगर इसको जारी करेंगे तो ये ग्लूफोसिनेट के उपयोग को बढ़ावा दे देगा, जो मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा आपका न्यूज में चर्चा में रहा है डीएमएच 11 का। इसके बाद एक नया टॉपिक जो हम देखेंगे वो है आपका जेनो ट्रांसप्लांटेशन का। एक और चीज जो है इसमें आपको याद रखनी है कि इसकी जो अनुमति दी है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के द्वारा, जीईएसी द्वारा। जीईसी ने इसकी पर्यावरणीय मंजूरी दी है, अर्थात अब इसके खेतों में फील्ड ट्रायल हो सकते हैं, इससे सीड्स का निर्माण होगा, अभी कमर्शियल यूज की अनुमति नहीं दी है। और ये किसके अंतर्गत आती है ये भी याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCCC के अंतर्गत आती है ये, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो इससे भी कई बार क्वेश्चन आया था। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा जेनो ट्रांसप्लांटेशन। देखो जेनो ट्रांसप्लांटेशन क्या है, जेनो ट्रांसप्लांटेशन है कि अगर दो स्पीसीज के मध्य अंगों का, उत्तकों का, कोशिकाओं का जो ट्रांसफर होता है या प्रत्यारोपण होता है उसे बोला जाता है जेनो ट्रांसप्लांटेशन। देखो ये क्या है, कह रहा है कि
जेनो ट्रांसप्लांटेशन या हेट्रोलोगस ट्रांसप्लांट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटिंग लिविंग सेल टिश्यू ऑर्गन बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, अर्थात विभिन्न प्रजातियों के मध्य अंगों का, कोशिकाओं का, उत्तकों का जो प्रत्यारोपण होता है उसे कहा जाता है जेनो ट्रांसप्लांटेशन। ये भी काफी चर्चा में मुद्दा रहा है। लास्ट ईयर जो था 2021 में जो था, तब तो एक किडनी का ट्रांसफर किया गया था। पिछले वर्ष 2022 में हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन किया गया। तो तब से ये शब्द चर्चा में बना हुआ है जेनो ट्रांसप्लांटेशन। तो इसमें देखो होता क्या है, इसमें किया क्या गया, एक पिग के हार्ट को, एक सुअर के हार्ट को मनुष्य में प्रत्यारोपित किया गया था। अर्थात उसके हार्ट को क्या किया गया, मनुष्य में डाला गया, लेकिन उसके लिए उसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया, कई सारे जीनों को एडिट किया गया ताकि मनुष्य में उसकी स्वीकार्यता हो सके। अर्थात ये भी, इसमें भी जेनेटिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक मॉडिफिकेशन का उपयोग किया गया। तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। तो देखो इसमें अभी तक ये जो पहला मुद्दा था, इसमें किडनी का ट्रांसप्लांटेशन किया गया था, लेकिन वो व्यक्ति इससे भी सरवाइव नहीं कर पाया था, शरीर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, लेकिन दूसरा जो 2022 में आया है, उसमें इसने क्या किया गया, हार्ट को ट्रांसप्लांट किया गया, जिससे व्यक्ति 60-70 दिन तो बच गया, लेकिन उसके बाद उसकी भी क्या हो गई है, डेथ हो गई है। तो इसको देख लेते हैं कि इस प्रोसेस में किया क्या है। देखो, पहला पिग हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया गया मानव में। तो इसमें एक है, पिग से उसके हार्ट को लिया गया और मनुष्य में उसको ट्रांसप्लांट कर दिया गया। किया कहाँ गया, ये था मैरीलैंड मेडिकल स्कूल यूएसए में किया गया इस प्रोसीजर को। व्यक्ति का नाम था डेविड बेनेट। और इसमें हुआ क्या, देखो किया क्या गया, इसमें इसके हार्ट को यहां मनुष्य में प्रत्यारोपित करने के लिए कम से कम 10 जीन को एडिट किया गया, 10 जीन में परिवर्तन किया गया। किया क्या गया, 3 जीन को तो नॉकआउट कर दिया गया, अर्थात उनके प्रभाव को खत्म कर दिया गया, नॉकआउट कर दिया गया 3 जीन को, ताकि क्या हो कि मनुष्य उसको एक्सेप्ट कर सके, उसे रिजेक्ट ना करे। हमारा शरीर किसी बाहरी अंग को नहीं लेता है, उसके प्रति प्रतिक्रिया करता है। तो उससे बचने के लिए उसने क्या किया, 3 जीन को नॉकआउट कर दिया, एक जीन को स्विच ऑफ कर दिया, उसका क्या, उसका प्रभाव ना हो, उसको स्विच ऑफ कर दिया, ताकि प्रिवेंट एक्सेसिव ग्रोथ, ऑर्गन जो हमारे शरीर में डाला जाएगा उसकी अत्यधिक बढ़ोतरी ना हो। और फिर 6 जीनों को और डाला गया उसमें अतिरिक्त, ताकि मनुष्य का शरीर उसे स्वीकार कर सके, इस ऑर्गन को। तो इस पूरे प्रोसेस में 10 जीन को एडिट किया गया था। लेकिन हमें याद रखना है कि जेनो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है। तो जेनो ट्रांसप्लांटेशन यही है कि किसी दूसरी स्पीसीज के अंगों को, उत्तकों को, टिश्यूज को किसी अन्य स्पीसीज में प्रत्यारोपित कर देना। और इसमें भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज किया जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात भी, पिग का यूज क्यों किया जाता है। पिग इसलिए यूज किया जाता है कि ये बहुत जल्दी बढ़ जाता है, बहुत जल्दी मैच्योर हो जाता है, और मनुष्य में और इसके अंगों में काफी सिमिलरिटी भी होती है। तो तेजी से ग्रोथ करता है, बहुत तेजी से परिपक्व हो जाता है कि इसको जल्दी से यहाँ ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है। इसको पालना भी क्या है, बहुत आसान है। तो ये सारा का सारा इसीलिए इसका यूज किया जाता है। तो 2 प्रयोग किए गए हैं, लेकिन दोनों ही सफल नहीं रहे हैं। तो आपके एग्जाम में जेनो ट्रांसप्लांटेशन पूछा जा सकता है। और जिन अंगों को ट्रांसप्लांट किया जाता है उन्हें जेनोग्राफ्ट्स बोला जाता है, या जेनो ट्रांसप्लांट्स कहा जाता है। तो ये मुद्दा भी थोड़ा न्यूज में है, तो हो सकता है कि एक शब्द के रूप में आपसे पूछ लिया जाए, जेनो ट्रांसप्लांटेशन क्या है। तो आज के लिए इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम CAR T सेल थेरेपी देखेंगे, जो कैंसर के इलाज की एक क्रांतिकारी कहें तो प्रौद्योगिकी है। तो अगली क्लास में उसको देखते हैं। आज के लिए इतना।